हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये भाग 2 है आपका नर्सिंग असिस्टेंस और टेक्निकल वालों के लिए स्पेशल है। बाकी आप जीडी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जीडी वाले में भी इस टाइप का हार्ड पूछ देता है। आपको एनडीए सीडीएस का भी तैयारी करें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, क्योंकि ये सीडीएस एनडीए ये सभी चीज़ों में ही पूछा जाता है। लेकिन नर्सिंग असिस्टेंस और टेक्निकल ये चीज़ें आज के डेट में पूछना कंपलसरी कर दिया है। इसलिए मैं थोड़ा हार्ड टाइप का पढ़ाता हूँ कि आपको जो पूछा जाता है श्योर क्वेश्चन वही मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, बहुत से बच्चे आते हैं इस चैनल पे आएँ और देखिए कि यार इस चैनल का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो क्वालिटी से आपको क्या करना है? हम मानते हैं कि मेरा क्वालिटी थोड़ा डाउन है, क्योंकि मैं उतना आप लोगों को डिजिटलाइज नहीं पढ़ा पाता हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ आपको 100% जो 100% आपका क्वेश्चन लड़ जाता है आपके एग्जाम में। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा डिजिटलाइज पे नहीं फोकस करता हूँ, ज़्यादा मॉडलाइज पे मैं फोकस नहीं करता हूँ। तो आप इसको इत्मीनान से देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपके लिए ये चीज़ें ज्वाइनिंग की तरफ ले करके जाएगा। तो चलिए, मैं बिना बकवास किए आपको क्या करें कि अब इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और आपका वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 50 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाग 1 पढ़ा दिए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। उसमें वो भाग 1 देख लीजिएगा, ये भाग 2 में मैं आपको बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन। तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आराम से मैं क्वेश्चन, ऑप्शन प्लस आंसर तीनों चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन देते चल रहा हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? इनमें किसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 है? तो दोस्तों, आपके लिए ऑप्शन है हाइपोक्लोरस, हाइड्रोक्लोरस जिंक क्लोराइड और क्लोरीन। तो दोस्तों, आपका इनमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था 1 होता है। किसमें? तो हाइड्रोक्लोरस अम्ल में, हाइड्रोक्लोरस अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, ए इज द करेक्ट। 51 और पूछा है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था समान मिलती है, यानी कि समान होती है? फिर से एक बार क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? दोस्तों, तो आपके लिए ऑप्शन है कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ आपका सही होगा। OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है दोस्तों? तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था आपके लिए ऑप्शन रहा +2, -2, +1, -1। तो दोस्तों, ये देखिए, सीडीएस में ये तीनों चीज़ें पूछा जा चुका है, इसलिए आपको टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट में पूछने की 100% संभावना है। तो यहाँ OF2 में आपका ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो आपके लिए ऑप्शन दिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन प्रदान करना, प्रोटॉन देना, OH- यानी कि OH आयन देता है। दोस्तों, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है आपके लिए? तो अम्ल वह पदार्थ है जो आपके लिए प्रोटॉन हमेशा देता है, प्रोटॉन हमेशा देता है। क्षार वह पदार्थ है। दोस्तों, यहाँ देखिए, अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि उल्टा। तो अम्ल प्रोटॉन देता है, तो क्षार प्रोटॉन क्या करेगा? लेगा, यानी कि ग्रहण करता है। तो इन दोनों चीज़ों के यहाँ कंसेप्ट लगा लीजिएगा और समझ जाइएगा इनको और आसानी से बना लीजिएगा। 55 पूछा है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है दोस्तों? तो ऑप्शन रहा अम्ल, क्षार, लवण और लवण तथा जल। तो दोस्तों, आपके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, उदासीन क्रिया में बनता है हमेशा लवण तथा जल, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है हमेशा, जीडी से लेकर के आपके टेक्निकल तक, नर्सिंग असिस्टेंट, हर क्लर्क में भी ये पूछा जा चुका है 1-2 बार। तो इसमें देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था, उस समय जब हम एग्जाम दिए थे तो उस समय ये पूछा गया था। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार, यहाँ याद रखिएगा, क्षार। और नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल। यहाँ याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये हमेशा दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, नीले को लाल, नीला से याद रखिएगा नीले को लाल,
और जो है लाल से क्षार, लाल से क्षार, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यानी कि क्षार जो है लाल को नीला करता है, तो यानी कि लाल क्षार, लाल क्षार, यानी कि लाल लिटमस को नीला करता है, लाल क्षार। इसको इस तरह याद करिएगा, नीले के जो है अम्ल। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ कंसेप्ट से आप जैसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको 100% पूछा जाने वाला है। 58 पूछा है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पीएच मान का निर्धारण करने वाला देखिए ऑप्शन दिया है लेबोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश और जो है सोरेनसन। तो दोस्तों पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने, सोरेनसन यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सोरेनसन। नेक्स्ट पूछा है दूध का पीएच मान होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच मान से एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा टेक्निकल या नर्सिंग में। तो दूध का पीएच मान दोस्तों आपको बताना है। तो दिया है 6.1, 6.6, 7.4, 8। तो दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो गया, 6.6। मोहर लवण यानी कि मोहर साल्ट जो है यह क्या है। तो मोहर साल्ट को बताया है कि यह सरल लवण है, संकर लवण है, द्विक लवण है या जटिल लवण है। तो मोहर साल्ट जो है दोस्तों यह द्विक लवण यानी कि द्विक लवण है। 61 पूछा है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का, यानी कि हर सभी अम्ल में यह पाया जाता है हाइड्रोजन, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो जो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन रहा आर्हेनियस, ब्रांसडेट और डेबी और जो है लॉरी। दोस्तों ये जो आपको कहा था हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का अवयव है, तो ये कहा था आपकी डेबी ने, डेबी याद रखिएगा, डेबी। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैसों का विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन रहा वायल, चार्ल्स, एवोगाड्रो, ग्राहम। तो दोस्तों आपके यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैसों का विसरण का प्रतिपादन करने वाला ग्राहम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षारीय विलयन को पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का जो है पीएच मान होता है आपका 7 से अधिक, यानी कि अम्लीय होगा 7 से कम, अगर अम्लीय पूछे तो 7 से कम, लेकिन यहाँ पूछा है क्षारीय तो 7 से अधिक होगा क्षारीय। ओके, यहाँ 7 से अधिक होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मानते हैं, मैंने बताया कि 7 से कम होगा अम्लीय, एक दूसरे का अपोजिट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, यानी कि उदासीन विलयन पूछे या उदासीन पीएच पूछे ये आपका ये होगा, या शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो 7.0 होगा। वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त मात्रा कहलाता है। वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र क्या कहलाता है। तो यहाँ आपके लिए ऑप्शन रहा अमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर और जो है कैलोरीमीटर। तो विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है वोल्टमीटर, यानी कि वोल्टामीटर भी होगा आपका, वोल्टामीटर। ये आपका शायद कंफ्यूज से ऑप्शन दे दिए गए, लेकिन यहाँ वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर याद रखिएगा। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है। तो देखिए आपके लिए ऑप्शन है कैथोड, एनोड, कैथोड तथा एनोड और किसी भी पर नहीं। तो दोस्तों वैद्युत अपघटन में हमेशा ऑक्सीकरण जो होगा ये आपका एनोड पर ही होगा, और अवकरण जो होगा आपके कैथोड पर होता है। तो ऑक्सीकरण पूछे तो एनोड पर होगा और अवकरण पूछे तो कैथोड पर होगा। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ देखिए यहाँ पूछ भी दिया है वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कहाँ, तो कैथोड पर। ठीक है, जस्तीकरण लोहा की बाहरी सतह पर किसकी पतली तह चढ़ी रहती है। तो दोस्तों जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन, कभी कल आपको इंग्लिश में पूछता है गैल्वेनाइजेशन में जो है लोहे की बाहरी सतह पर किसकी पतली परत चढ़ी होती है दोस्तों। तो आपके लिए रहा क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम, निकेल। तो दोस्तों हमेशा जस्तीकरण या
गैल्वेनाइजेशन में जो है जस्ता की परत चढ़ा रहता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, जस्ता की परत। गैल्वेनिक सेल में परिवर्तित होता है, तो गैल्वेनिक सेल में क्या परिवर्तित होता है? ऑप्शन रहा विद्युत ऊर्जा रसायन ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों गैल्वेनिक सेल में जो है हमेशा क्या परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 71 पूछा है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कौन सा है? तो ऑप्शन रहा ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का मुक्त होना, और ऊष्मा परिवर्तित नहीं होता है, ताप स्थिर रहता है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में जो है ऊष्मा मुक्त होता है, ऊष्मा जो है मुक्त होता है, और ऊष्माशोषी में जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। याद रखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस समय। ऊष्माक्षेपी पूछे तो ऊष्मा मुक्त होता है, और ऊष्माशोषी पूछे तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। याद रखिएगा, दोनों कंसेप्ट से अपने याद कर लीजिए, जैसे भी कंसेप्ट बना सकें आप, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको कितना भी कंसेप्ट बताऊंगा आप नहीं याद कर पाएंगे, तो अपने से इसको देख लीजिए कैसे याद करना है। 73 उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है दोस्तों? तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ऑप्शन रहा बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हमेशा परिवर्तित करता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है दोस्तों, यहाँ तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो आपके लिए ऑप्शन है फेरम, निकिल, मैग्नीशियम, मोलेनियम यानी कि है, और ये जो है प्लेटिनम। तो आपके लिए जो है लोहे के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो लोहे में जो है हमेशा जो है निकिल का प्रयोग किया जाता है, निकिल। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन रहा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्लेटिनियम, निकिल, और जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपका जो है आंसर होगा शीर्ष कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है हमेशा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपसे 76 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हमेशा जो है संपर्क विधि में उत्प्रेरक के किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण का, या प्लेटिनम के चूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या निकिल धातु। तो आपका जो है यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला है प्लेटिनम के चूर्ण, प्लेटिनम के चूर्ण। 77 पूछा है अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धारक के रूप में कार्य करता है। तो अमोनिया उत्पन्न करने के हैबर विधि में जो है उत्प्रेरक जो है वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन रहा निकिल, लोहा, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम। तो दोस्तों अमोनिया के उत्पादन में हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में जो कार्य करता है आपका हो जाएगा मोलिब्डेनम। संपर्क विधि में गंधकाम्ल यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी कहिए या गंधकाम्ल कहिए के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो सल्फर डाई के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है दोस्तों? तो आपके लिए दिया Pb, Fe, MO, और जो है V2, V5, और आपका D रहा CO+Ni। तो दोस्तों यहाँ H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होता है हमेशा V2O5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं क्या दोस्तों? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं क्या? कोक गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, या बायोगैस। तो दोस्तों जब किसी भी लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रभावित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? तो जल गैस कहते हैं, जल गैस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है 80 नंबर,
कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं हमेशा हम प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट पूछा है 81 नंबर, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म हमेशा आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमेशा हमारे समय पूछा गया था। तो एलपीजी का जो है फुल फॉर्म आपका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी होती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एलपीजी में कौन सा गैस मुख्य रूप से यानी कि ज़्यादा मात्रा में होती है दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में होती है ब्यूटेन, याद रखिएगा ब्यूटेन जो है ज़्यादा मात्रा में रहता है। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ईंधन मान सबसे अधिक किसका होता है? तो ईंधन मान हमेशा अधिक होता है हाइड्रोजन का। भूरा कोयला यानी कि देखिए ब्राउन कोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है कौन सा दोस्तों? तो ये आपकी याद रखिएगा लिग्नाइट, लिग्नाइट को हमेशा भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। बहुत पीट एंथ्रासाइट और बटुमिनस ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भूरा कोयला को आप जानिए कि लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपके सब आ जाएगा। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। तो किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को कौन सी दर्शाती है? तो अपस्फोटिरोधी गुण को जो है दर्शाने वाला है ऑक्टेन संख्या, यानी कि उसकी शुद्धता को, ईंधन की शुद्धता को कौन दर्शाता है? तो ऑक्टेन संख्या से दर्शाते हैं। यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछा दिया है, ये पूछता नहीं है, यहाँ आपसे पूछेगा कि जो है ईंधन के जो है शुद्धिकरण को कौन दर्शाता है? तो ऑक्टेन संख्या से उसको दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ अपस्फोटिरोधी बताया, अपस्फोटिरोधी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो किया था दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त का जो है मोसले ने किया था, मोसले, याद रखिएगा मोसले। और मॉडर्न जो है आवर्त सारणी जो बनाया था कौन था? मेंडलीव था। मॉडर्न का आधुनिक यानी कि मॉडर्न का जो है आपका मोसले था, लेकिन ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले वाला था पुराने वाले उसका था मेंडलीव। याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव जो था आपको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना आवर्त सारणी बनाया था, लेकिन मोसले जो था परमाणु संख्या पे बनाया है। मोसले क्या चीज़ बनाया है? परमाणु संख्या पर, लेकिन ये मेंडलीव था तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना वर्गीकरण बनाया था तत्वों का सारणी। 87 पूछा है किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है हमेशा पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, रेडियम पिच ब्लेड से ही प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहे का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से होता है? तो लोहे जो है हमेशा हेमेटाइट से होता है, लोहे का जो है शुद्धिकरण हेमेटाइट से किया जाता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो एल्युमिनियम जो है आपका बक्साइट से किया जाता है, बक्साइट। याद रखिएगा एक निष्कर्षण आपसे पूछा जाता है कि एल्युमिनियम जो है बक्साइट, लोहे का जो है हेमेटाइट। गैलियना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो गैलियना सीसा का जो है यह अयस्क है, सीसा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है आपका थोरियम का अयस्क है, थोरियम। धोने के सोडा जो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे समय पूछा जाने वाला है कि धोवन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3, Na2CO3 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। Na2CO3 डी नंबर देखिए, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O जो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 93 नंबर देख लीजिए, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है दोस्तों? तो यहाँ तो आप जानते ही हैं कि जो है ज़्यादातर लवणता यानी कि जो है आपके सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो कि नमक इसको कहते हैं। तो लवणता अधिक होने के कारण जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के कारण ही तो अधिक लवण लगता है। फोटोग्राफी में
अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो है रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट ही है, सोडियम थायोसल्फेट। अति मुलायम खनिज टास्क यानी कि सोप स्टोन मुख्यतः है, तो अति मुलायम खनिज टाल्क यानी कि सोप स्टोन मुख्य कौन सा है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्यों? दोस्तों ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भूपटपट्टी में जो है एल्युमिनियम लोहा से भी अधिक उपलब्ध है, फिर भी लोहे का जो है कीमत एल्युमिनियम से कम क्यों है, यानी कि एल्युमिनियम जो है महंगा क्यों है लोहे से? तो दोस्तों इसका एक ही मतलब है कि एल्युमिनियम के उत्पाद में जो है धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है, यानी कि जो है देखिए एनडीए में पूछा जा चुका है कि जो है एल्युमिनियम के उत्पादन की धात्विक विधि जो है लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चा लगता है इसमें। 97 पूछा है भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट है, डैश की उपलब्धता होती है। तो दोस्तों भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट है और डैश की उपलब्धता होती है, यानी कि बॉक्साइट प्लस विद्युत की उपलब्धता होती है। नेक्स्ट पूछा है एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एल्युमिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ये जो है एल्युमिनियम जो है प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। एल्युमिनियम जो है प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है प्राकृतिक में कैसा है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है हमेशा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र 2CaSO4 into H2O, 2CaSO4 into H2O। 100 नंबर पूछा है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों चूना पत्थर का रासायनिक नाम भी आपसे पूछ देता है। देखिए यहाँ यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, यानी कि चूना का जो है रासायनिक नाम क्या है लाइमस्टोन का? तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आपने यहाँ 50 क्वेश्चन देखा और आपने इस क्वेश्चन को देख करके पता भी लग गया कि हाँ जी ये नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के लिए 100% यूजफुल है दोस्तों। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके बताता हूँ क्योंकि ये हमारे समय क्वेश्चन इसमें से पूछा ही गया था और इस समय भी आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पहले पूछा जाता है। तो आपको उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपसे पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। इसलिए आप आंख मूंद करके इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रट जाइए ताकि आपको एग्जाम में यह 100% साथ दे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।